रेडी। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सिंह राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्वधर्म पार्टी, पूर्व सांसद प्रत्याशी 35 लखनऊ लोकसभा, पूर्व विधायक प्रत्याशी 172 उत्तर विधानसभा लखनऊ, अपने भारतीय सर्वधर्म पार्टी के लाइव प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर आपके बीच आए हैं जिस पे अगर आपने ध्यान दिया तो आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि पिछले 75 वर्षों से हमारे देश की जनता को इन भ्रष्ट राजनेताओं के द्वारा, इन भ्रष्ट राजनीतिक पार्टियों के द्वारा किस प्रकार मूर्ख बनाया जा रहा है और हम मूर्ख बनते चले आए हैं और अपनी भावनाओं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद के नाम पर हम लुटते चले आए हैं और इनको अपना इनके ऊपर इतना विश्वास कर इन्हें अपना जनप्रतिनिधि बनाते चले आए हैं। मेरे दोस्तों, कहने को तो हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र माने जाते हैं, लेकिन क्या आपको वास्तव में ऐसा लगता है? क्या आपको ऐसा वास्तव में लगता है कि आपका देश एक लोकतांत्रिक देश है? मेरे दोस्तों, आज जो मैं कहने वाला हूं वह यही साबित करेगा, जैसे हम कहावत कहते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने की और, ठीक उसी प्रकार इस लोकतंत्र के नाम पर हमें गुमराह किया जाता है। लोकतंत्र अर्थात जनता का वह मंदिर है, लोकतंत्र होता है जहां जनता सर्वोपरि होती है, जहां जनता के हाथों में सारे अधिकार होते हैं, जहां जनता अपना राजा चुनती है, जनता अपना प्रतिनिधित्व चुनती है, जनता जिसे चाहती है उसे सिरोधार्य करती है और जिसे चाहती है उसे नेता नाबूद कर देती है। अब आप अपने दिल पर हाथ रख करके सोचिए, क्या आपके देश में ऐसा है? बहुत से लोग कहेंगे कि बिल्कुल होता है, हम प्रधान चुनते हैं, हम एमपी चुनते हैं, हम एमएलए चुनते हैं, हम बीडीसी चुनते हैं, हम जिला पंचायत सदस्य चुनते हैं, हम ब्लॉक प्रमुख चुनते हैं। तो यह लोकतंत्र नहीं तो और क्या है? मेरे दोस्तों, बिल्कुल चुनते हैं, लेकिन क्या सिर्फ यही संवैधानिक पद आपके देश में है जिसे आप चुन करके अपने अधिकारों को पूर्ण मान रहे हैं? यह तो सिर्फ वही बात हुई, हाथी के दिखाने वाले दांत हैं, यानी हमें सिर्फ हाथी के दिखाने वाले दांत से गुमराह किया जा रहा है, जो हाथी के वास्तविक खाने वाले दांत हैं, अर्थात वे संवैधानिक पद जिन पर हम चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं, चाह करके भी जिसे हम नहीं चुन सकते हैं, जिसे नहीं हटा सकते हैं, जिसे नहीं जिता सकते हैं, वह पद होता है जिसके बारे में आज हम आपसे बात करने आया हूं। मैं सबसे निचले स्तर पे आता हूं, आप बताइएगा अगर मैं गलत हूं और अगर सही हूं तो आपको इस पर अपना कीमती समय देने की आवश्यकता है कि आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा जो कह रहा है कितना सही है, कितना गलत है, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दोस्तों, मैं आता हूं आपके ग्राम पंचायत पे, बिल्कुल सही है, आप अपना प्रधान चुनते हैं, आप अपने ग्राम प्रधान को चुनते हैं, आप अपने सभासद को चुनते हैं, आप अपने पार्षद को चुनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अपने बीडीसी सदस्य को भी चुनते हैं, लेकिन क्या आप अपना ब्लॉक प्रमुख चुनते हैं? नहीं चुनते हैं। मेरे दोस्तों, आपको अपना ब्लॉक प्रमुख चुनने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये वह सीढ़ी है जो बीडीसी को अपने पैसों के दम पर अपने पाले में ला करके पैसे वाली पार्टी ब्लॉक प्रमुख बनती है। अब आप अंदाजा लगाइए, जब आप बीडीसी चुनते हैं तो ब्लॉक प्रमुख को आपको क्यों नहीं चुनना चाहिए अगर आपका यह लोकतंत्र है? ठीक मैं इसी प्रकार आता हूं, आप जिला पंचायत सदस्य का चुनाव करते हैं, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव तो आप करते हैं, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनने का आपका अधिकार नहीं है, क्योंकि जिला पंचायत सदस्य तो नाम मात्र का
बीडीसी तो नाम मात्र का, जो पूरी ताकत होती है, पूरा पावर होता है जिला पंचायत अध्यक्ष के पास होता है, जिसे आप नहीं चुन सकते हैं। मेरे साथियों, मैं आपका ध्यान इस पर आकर्षित कराना चाहूंगा। आप अपने क्षेत्र में विधायक का तो चुनाव करते हैं, विधायक आप चुन लेते हैं और अपने कर्तव्यों को, अपने अधिकारों को उपयोग कर अपने आप को खुशनसीब समझते हैं, लेकिन आप अपना मुख्यमंत्री नहीं चुन सकते हैं, जो कि आपका वास्तविक राजा होता है, जो आपके प्रदेश का पूर्ण रूप से राजा होता है, उसे आपके चुनने का अधिकार नहीं है। अर्थात जो मेन ताकत है वहां तक आपकी पहुंच ही नहीं है। मेरे दोस्तों, अर्थात विधायक आपने चुन लिया। हमारे उत्तर प्रदेश में 403 विधायक हैं, 202 विधायक जो पार्टी जीत गई उसने सरकार बना लिया, और उस 200 विधायक ने जिसे हैरा गैरा नतू खैरा अंगूठा छाप को चाहा मुख्यमंत्री की कोशिश नहीं किया। अर्थात और वह मुख्यमंत्री अपने इशारों पर हमारे प्रदेश की 25 करोड़ जनता को नचाता है। वह कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, इससे हमें आपको कोई मतलब नहीं है। यानी हम चाह करके भी हम अपना मुख्यमंत्री नहीं चुन सकते, तो यह कैसा लोकतंत्र है। हम एमएलसी सदस्य नहीं चुन सकते हैं, अर्थात विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव हम नहीं कर सकते हैं। और हमारे भारतवर्ष में कहा जाता है कि 25 वर्ष का हर युवा जिसने 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, वह भारत का नागरिक हो, वह मानसिक रूप से दिवालिया न हो, वह हमारे भारत का कोई भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन क्या आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि आप एमएलसी का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि आप एक साधारण आम जनता है। एमएलसी के चुनाव में आपकी पब्लिक, आपके अपने आपको वोट नहीं दे सकते हैं, फिर आप एमएलसी का चुनाव कैसे जीत सकते हैं। अर्थात एमएलसी का चुनाव विधायकों को लड़ा। तो क्या आप अंदाजा लगाएंगे, अगर आप एमएलसी का पर्चा भरते हैं तो कोई विधायक, 2 विधायक प्रस्तावक के रूप में चाहिए, कौन विधायक आपके साथ आएगा, एक काम आदमी के साथ कौन कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। अर्थात एमएलसी बनने का चांस भी आपका ना के बराबर है। फिर यह कैसा लोकतंत्र। अब मैं आता हूं सांसद में। आप अपने सांसद का चुनाव तो करते हैं, आप अपने सांसद का चुनाव करते हैं, जो हमारे देश का सबसे बड़ा चुनाव होता है। और यही सांसद देश के प्रधानमंत्री का चयन करते हैं। अर्थात हम सांसद को तो चयन कर सकते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का चयन करने का हमारा अधिकार नहीं है। एक सांसद मिलकर के 543 सांसद हमारे भारत में जो है, और 2 सांसद जो होते हैं जो आंग्लो होते हैं, अर्थात विदेशी होते हैं, ब्रिटेन के होते हैं। जो 545 सीटों में से 2 विदेशी होते हैं, जिनकी सीट रिजर्व होती है। इन 543 का तो हम चयन करते हैं, और इन 543 में जो बहुमत पाया उसने अपना प्रधानमंत्री चुन लिया, और वो किसे चुन रहा है इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। मेरे दोस्तों, यह कैसा लोकतंत्र। हम अपने देश का राष्ट्रपति नहीं चुन सकते हैं, हम अपने देश का राज्यपाल नहीं चुन सकते हैं, हम अपने देश का उपराष्ट्रपति नहीं चुन सकते हैं। फिर यह कैसा लोकतंत्र। लोकतंत्र वह होता है जहां जनता के हाथ में सभी अधिकार होते हैं, जहां जनता ही अपने सभी प्रतिनिधि का चयन करती है। प्रतिनिधित्व का किसे मौका देना है यह जनता तय करे। अर्थात जितने मैं बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधान परिषद सदस्य, एमएलसी, राज्यसभा सांसद जिसे हम नहीं चुन सकते हैं, जब चुन नहीं सकते हैं तो हम राज्यसभा सांसद बनने का, उस चुनाव में भाग लेने का अधिकारी हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी वही एमएलसी वाली ही कार्य प्रणाली अपनानी होगी। अर्थात 2 सांसद चाहिए हमें पर्चा अपना वैध कराने के लिए, और वोट भी हमें राज्यसभा सांसद के लिए विधायक और सांसद ही दे सकते हैं। आम जनता से कोई मतलब ही नहीं है। फिर कैसे राज्यसभा सांसद बन जाएंगे? यह कैसा लोकतंत्र है? दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे, मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि लोकतंत्र के नाम पर हम गुमराह होना बंद कर दें और अपनी वास्तविक जरूरतों पर
सरकार से सवाल पूछें, तर्क करें, वितर्क करें, क्योंकि यह जो सरकार है यह हम सभी को सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रही है। मैं पुनः कहना चाहता हूँ, जब आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ नहीं सकते, एक साधारण आदमी राष्ट्रपति का नामांकन कर उसे वैध नहीं करा सकता, फिर यह हमें भरोसा क्यों कि भारत का हर वह नागरिक जो 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो वह देश के हर चुनाव में भाग ले सकता है। मेरे साथियों, और आप देख रहे हैं ऐसा इसलिए है, चाहे वह ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे वह जिला पंचायत अध्यक्ष हो, चाहे वह एमएलसी हो, चाहे वह राज्यसभा सदस्य हो, चाहे वह राज्यपाल हो, चाहे वह उपराज्यपाल हो, और चाहे वह हमारे देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, यह सभी पद प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के रहमो करम पर मुहैया होता है। और इन संवैधानिक सर्वोच्च पदों पर बैठकर लोग सरकार की सिर्फ और सिर्फ जी हुजूरी करते हैं। कहने को तो हमारे भारत वर्ष का सर्वोच्च पद है, लेकिन आप जिस प्रकार देखते हैं कि ये सभी पद जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, ब्लॉक प्रमुख से लेकर के राष्ट्रपति तक, यह सभी सरकार के प्रमुख उत्तरदायी होते हैं। ये जनता के मुद्दों पर जरा भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जैसा सरकार से इन्हें आदेश मिलता है यह उसी प्रकार अपने पद का सदुपयोग करते हैं। और ऐसा इसलिए कि यह सभी पद सरकार द्वारा सरकार की उपाधि से नवाजा गया होता है। अगर यह वास्तव में जनता के द्वारा चुने होते, जैसे हमारा एमपी चुना जाता है, एमएलए चुना जाता है, प्रधान चुना जाता है, सभासद चुना जाता है, ठीक उसी प्रकार जनता के द्वारा इनका चयन किया जाता, तो इनका जनता के प्रति उत्तरदायी होना स्वाभाविक था। जनता के मुद्दों पर ये बात करते, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं है। मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूँ। हमारे संविधान में, जो कि संविधान हमारा देश आज़ादी के पहले ही अस्तित्व में आया था, और हमारा संविधान जो है हमारे देश के 90% भारतीयों के विपरीत है। हमारा संविधान कहता है कि अगर आप सरकारी क्लर्क भी हैं तो आप कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन आप विधायक हैं और सांसद का चुनाव लड़ सकते हैं। यह हमारे साथ धोखा नहीं तो और क्या है। मेरे दोस्तों, ऐसी अनियमितताओं को समाप्त तभी किया जा सकता है जब आप जागरूक होंगे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए जागरूक होंगे। आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की भावना से उठकर स्वयं के दिल में यह भावना जागृत करेंगे कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई होने से पहले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होने से पहले हम सभी एक भारतीय हैं, और यह भारत बस हमारा अपना देश है। हर भारतीय का अपना घर है। तब जाकर के यह भावना जब हमें जागृत होगी, तब हम अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं, और हमारे बच्चों का भविष्य तभी उज्जवल होगा जब आप अपने इस भाई के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त न्याय और रोजगार गारंटी, तब जाकर के आप अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। अन्यथा आप देख रहे हैं हमारे देश में जिस प्रकार शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है, जिस प्रकार चिकित्सा का व्यवसायीकरण हो रहा है, जिस प्रकार हमारी न्यायपालिकाओं में भी सिर्फ और सिर्फ धन के द्वारा न्याय को खरीदा जा रहा है, यह सभी चिंता का विषय है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, देश वही विकास कर सकता है जहां शिक्षा, चिकित्सा, न्याय मुफ्त हो। बाकी की चीजें अगर कुछ मुफ्त दी जाती हैं तो आपको गुलाम बनाने की प्रवृत्ति की जा रही है, आपको गुलामी को ढकेला जा रहा है, आपको काहिल बनाया जा रहा है, आलसी बनाया जा रहा है। मेरे दोस्तों, आपको काबिल बनाने के लिए सरकार यह सभी चीजें मुफ्त आपको नहीं दे रही है। आपके देश में देखिए हो रहा है, मुफ्त नहीं मिलती है तो शिक्षा नहीं मिलती है, चिकित्सा नहीं मिलती है, न्याय नहीं मिलता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ,
हमारे देश के जब चीफ जस्टिस रिटायर होते हैं, उन्होंने स्वीकार किया है कि यहाँ धनाभाव में हमारे देश की जनता को न्याय से वंचित किया जाता है। प्रदेश के डीडीपी जब रिटायर होते हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं, हाँ धनाभाव में लोगों को न्याय से वंचित किया जाता है। पुलिस प्रशासन पैसे वालों को तवज्जो देती है। आप किसी अस्पताल में चले जाइए, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको बेड भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप यही सांसद विधायक मंत्री के रिश्तेदार हैं, उद्योगपति हैं, IAS IPS हैं, बड़े पद पर हैं, अरबपति हैं, खरबपति हैं, तो अस्पताल चलकर खुद आपके घर पे आता है। मेरे साथियों, यह कैसा लोकतंत्र है जहां लोकतंत्र को पैसे से तौला जाता है? यह लोकतंत्र नहीं है दोस्तों, यह सिर्फ हमें गुमराह करने के लिए लोकतंत्र है। अगर आप वास्तविक लोकतंत्र को चाहते हैं आपका बच्चा भी पढ़ लिख करके अपने पैरों पर खड़ा हो, किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा बैनर टाट बोरा न बिछाए, सिर्फ जय जयकार न करे, तो आपको शिक्षा के लिए सरकार से सवाल करना होगा। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है, रास्ता है, जिससे किसी भी देश के विकास को गति दी जा सकती है। शिक्षा के अभाव में हमारा भारतवर्ष कभी भी विश्व गुरु नहीं बन सकता है। सिर्फ किताबों में हम विश्व गुरु तो बन सकते हैं, सिर्फ मीडिया के द्वारा हमें महाशक्ति बताया जा सकता है, लेकिन महाशक्ति तब हम स्वयं को माने जब हमारे भारतवर्ष का हर नागरिक, हर भारतीय, हर बच्चा स्वयं को शिक्षित, स्वास्थ्य और न्याय के लिए अपने आप को वंचित न समझे, शिक्षित हो, स्वस्थ हो और किसी भी आर्थिक संसाधन विहीन न हो, तब जाकर के हमारा भारतवर्ष अपने आप को महाशक्ति कहलाने का दम रखेगा मेरे दोस्तों। लेकिन जिस प्रकार हमारे देश की सरकारें आप देख रहे हैं, पहले हमारे देश में लोगों को सुविधाएं पहुंचाने के लिए निजीकरण से राष्ट्रीयकरण की पहल होती थी, लेकिन आज जिस प्रकार राष्ट्रीयकरण से निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, यह भी चिंता का विषय है मेरे साथियों। इसीलिए आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा, जो पिछले 12 वर्षों से संघर्ष कर रहा है, जिसका सिर्फ मात्र इतना स्वार्थ हो कि हमारे देश का बच्चा शिक्षित हो, स्वस्थ हो और उसे न्याय के लिए भटकना न पड़े, क्योंकि यह कहा गया है अगर न्याय समय से न मिले तो यह न्याय नहीं कहलाता है, वो अन्याय से बढ़कर है। लेकिन यह तभी संभव है मेरे दोस्तों, आपको शिक्षित तभी हो सकते हैं जब आप स्वयं जागरूक होंगे। आप 2 किलो गेहूं, 4 किलो चावल, 1 किलो नमक, 1 किलो सरसों के तेल पर अगर अपनी बच्चों के भविष्य को दांव पर लगाएंगे तो आप अपने बच्चों के भविष्य को कदापि उज्ज्वल नहीं कर सकते हैं। हाँ, इन राजनेताओं के दरवाजे पर हाथ बांध कर जरूर खड़े हो जाएंगे, स्वयं को लोकतंत्र का प्रहरी साबित नहीं कर पाएंगे। अगर आप खुद को लोकतंत्र का प्रहरी बनाना चाहते हैं, अपने देश के लिए अपने मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा, आपको सरकारों से सवाल करना होगा, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सरकारों से सवाल करना होगा कि हमें शिक्षा मुफ्त क्यों नहीं मिल रही है, हमारे बच्चों को शिक्षा क्यों मुफ्त नहीं हो रही है, क्यों शिक्षा को हमारी पहुंच से दूर किया जा रहा है, क्यों चिकित्सा से हमारी पहुंच को दूर किया जा रहा है, क्यों न्याय से हमारी पहुंच को दूर किया जा रहा है। मेरे साथियों, ऐसा तब इसलिए हो रहा है, यह सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है, क्योंकि हमारी सरकार नहीं चाहती है, हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां नहीं चाहते हैं कि हमारे और आपके बच्चे जो आज पढ़ना चाह रहे हैं, अगर ये पढ़ लग करके डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बन गए तो इनकी रैलियों में झंडे कौन उठाएगा, इनके रैलियों में मेज और कुर्सियां कौन बिछाएगा, इनकी जय जयकार कौन करेगा, इनके दरवाजों पर हाथ बांध करके कौन खड़ा होगा। अगर आपको शिक्षा मिल गया तो आपको आपके अधिकार पता चल जाएंगे कि आपके संवैधानिक अधिकार आपके क्या हैं, और जब आपको आपके संवैधानिक अधिकार पता चल जाएंगे तो आपको लोकतंत्र की ताकत का एहसास होगा, अपनी ताकत का एहसास होगा। तब आप इन राजनेताओं को सिर्फ और सिर्फ अपना प्रतिनिधित्व समझेंगे और खुद को
लोकतंत्र में जो प्रजातंत्र होता है, राजतंत्र नहीं, प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी उसे कहते हैं जहां प्रजा का राज हो। तब आपको एहसास होगा कि आपकी ताकत क्या है। लेकिन यह तभी संभव होगा मेरे दोस्तों, यह तभी संभव होगा जब आप अपने बच्चे को शिक्षित कर पाएंगे। और आज की जो परिस्थितियां चल रही हैं, हमें यह कदापि कहीं से भी विश्वास नहीं है कि अगर आप हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे, हमारा साथ नहीं देंगे, यानी मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त न्याय की लड़ाई निस्वार्थ रूप से लड़ने वाले अपने छोटे भाई का साथ नहीं देंगे, तो आप अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर पाएंगे। क्योंकि शिक्षा, आज शिक्षा का स्तर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में कैद होकर के रह गया है। गुरुकुल प्रणाली हमारे यहाँ नहीं रह गई है। शिक्षा को हमारी और आपकी पहुंच से दूर किया गया है। ये सभी जितने निजी शिक्षण संस्थान हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, MBBS संस्थान हैं, यह सभी इन राजनेताओं के, किसी नाते रिश्तेदारों की, उद्योगपतियों के नाते रिश्तेदारों की जागीर है, जहाँ शिक्षा को बेचा जाता है। आप खुद देखते हैं, आप अगर अपने स्कूल में अपने 3 साल के बच्चों को प्री नर्सरी में एडमिशन कराने ले जाते हैं तो लगभग स्टार्टिंग में आपको 8 से 10 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ते हैं। एडमिशन के नाम पर, फीस के नाम पर, कॉपी किताब के नाम पर, स्टेशनरी के नाम पर, स्कूल ड्रेस के नाम पर, फंक्शन के नाम पर। और यह सभी आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे, स्कूल द्वारा निर्धारित दुकान पर ही मिलेंगे, या फिर स्कूल स्वयं में आपको मुहैया कराएगा। लेकिन अब आप अंदाजा लगाइए, स्कूल का कार्य स्टेशनरी, कॉपी किताबें बेचना है या फिर शिक्षा का प्रसार करना। इससे आप अंदाजा लगाइए कि आज आपके देश में शिक्षा की क्या हैसियत है। मेरे दोस्तों, इसीलिए आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा पिछले 12 वर्षों के संघर्ष के दौरान इस बात को प्रमुखता से परखा और तब जाकर भारतीय जनता पार्टी का नामक एक प्लेटफॉर्म का गठन किया, जहां आपको आपका अधिकार सम्मान से दिलाने की लड़ाई लड़ रहा है और अपने अकेले के दम पर लड़ रहा है। अगर आप भी ये सोचते हैं कि आप निरीह हैं, असहाय हैं, गरीब हैं, कमजोर हैं, हम ये लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, तो आपको अपनी ये भावना अपने दिल से निकाल कर देखनी होगी। आपको कुएं का मेढक नहीं बनना है, अपनी सोच को सीमित नहीं रखनी है, क्योंकि यह आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की बात नहीं है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की बात नहीं है, यह भारतवर्ष के भविष्य का सवाल है। क्योंकि यही बच्चे हमारे भारतवर्ष के भविष्य हैं। हमारे बच्चे ही इस देश के कर्णधार हैं, जो हमारे भारतवर्ष का परचम पूरे विश्व में लहराएंगे। लेकिन तभी लहराएंगे जब यह योग्य बनेंगे। हमारे देश में, हमारे देश के बच्चों में, हमारे देश के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ उचित प्लेटफॉर्म की, उचित संसाधन की। और आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा चाहता है कि आप अब तक की उन सभी राजनीतिक पार्टियों का जिसका आप सपोर्ट करते चले आए हैं और सभी ने सत्ता सुख भोगा है, चाहे वो कांग्रेस रही हो 40 साल, चाहे अन्य पार्टियां जनता दल से लेकर के अन्य पार्टियां गठबंधन के द्वारा भारत पर राज की हो, चाहे वह मौजूदा हमारे प्रधानमंत्री यानी भाजपा पूरा दूसरा कार्यकाल समाप्त करने की ओर है। आप आकलन करिए, इन सरकारों में आपको शिक्षा के नाम पर क्या मिला, चिकित्सा के नाम पर क्या मिला, न्याय के नाम पर क्या मिला। आज भी करोड़ों केस न्यायपालिका में पेंडिंग है। चिकित्सा के लिए अस्पतालों में आपको बेड नहीं मिलते हैं, शिक्षा के लिए आपको आपका अधिकार नहीं मिलता है। RTE एक्ट के नाम पर आपको गुमराह किया जाता है। कोई भी निजी शिक्षण संस्थान RTE एक्ट के तहत आपको एडमिशन तो देता है, लेकिन उस पर आपको अपनी पूरी पढ़ाई करने तक आपको मौका नहीं देता है। आपको इस तरह प्रताड़ित किया जाता है कि आप अपने आप को बेइज्जती महसूस करते हुए खुद स्कूल छोड़ देते हैं। और RTE एक्ट के दम पर भी ये कानून का सहारा लेकर के सरकार से अरबों खरबों रुपए की छूट लेते हैं और अपने बैंक बैलेंस को 2 गुना 4 गुना करते हैं और उसमें से कुछ हिस्सा राष्ट्रीय पार्टियों को
सत्ताधारी पार्टियों को, इन राजनीतिक दलों को पार्टी फंड के रूप में देते हैं और यही पार्टी फंड उनके संरक्षण की गारंटी लेता है मेरे दोस्तों। लेकिन आपका ये छोटा भाई संजय सिंह राणा आपके बच्चों को मुफ्त शिक्षा की बात करता है, मुफ्त चिकित्सा की बात करता है, मुफ्त न्याय की बात करता है और युवाओं के लिए रोजगार गारंटी की बात करता है मेरे दोस्तों। लेकिन यह कार्य इतना आसान नहीं है, इतना सरल नहीं है, इतना सुगम नहीं है। यह रास्ता बहुत पथरीला है, कांटों से भरा है। यहाँ पग पग पर हमें और आपको रोकने की चेष्टा की जाएगी, लेकिन हमें रुकना नहीं है। अगर हमने दृढ़ संकल्प कर लिया तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। बस पहल है कि वो चिंगारी जगाने की। और आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा पिछले 12 वर्ष से आपको यही एहसास कराना चाहता है कि अगर आप अपने आप को असहाय समझते हैं तो आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है कि आप राजनीति में आकर के अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। हमारा और हमारी पार्टी का यह उद्देश्य कदापि नहीं है कि आप अपना जमीन जायदाद बेच करके राजनीति करें। हमारा यह उद्देश्य है कि हम आपको सीमित संसाधनों में राजनीति में स्थापित करें, राजनीतिक चेहरा बनाएं और जनता के बीच आपको प्रस्तुत कर आपको विधानसभा पहुंचाएं, संसद पहुंचाएं, जहां आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नए कानून का निर्माण कर सकें, एक नए भारत का निर्माण कर सकें। सिर्फ अपने आप को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, क्लर्क, कांस्टेबल तक सीमित न रखिए, कानून निर्माता बनिए। कानून निर्माता आपका यह भाई बनना चाहता है, तब जाकर के हमारा यह भारतवर्ष विश्व गुरु बन सकता है, हमारे बच्चों के भविष्य उज्जवल हो सकते हैं, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य सुरक्षित रह सकते हैं और हमें न्याय के लिए दर दर भटकना नहीं होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा एक बार पुनः आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करेगा कि आप हमारा साथ दें। यह हमारी अकेले की लड़ाई नहीं, यह संपूर्ण 135 करोड़ भारतीयों के लिए, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए, अच्छी चिकित्सा दिलाने के लिए, मुफ्त न्याय दिलाने के लिए और रोजगार गारंटी उपलब्ध कराने के लिए एक जन आंदोलन है और इस जन आंदोलन को आप सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत।